लॉकडाउन के अंदर हम थोड़ा सा आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो इसके लिए एक इनिशिएट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर आज हम स्टार्ट करेंगे फिज़िक्स की क्लास के अंदर। ठीक है, ये जो फिज़िक्स की क्लास है इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो हमारी रहेगी यूनिट 1। और ये जो यूनिट 1 है हमारी, वो हमारे पास में है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है एक्चुअली में इसका एक अदर जो हम इसको बोल सकते हैं, वो इसका एक दूसरा नाम ऐसा समझ सकते हैं, वो इसका नाम है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब बात यह आती है कि क्या हमने इस इलेक्ट्रिसिटी को पहले कभी सुना है? बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये वही इलेक्ट्रिसिटी है जो हमारे घर में आती है। ठीक है, हमने देखी हुई है, जिनसे हमारे पंखे चलते हैं, हमारे बल्ब वगैरह जलते हैं। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिसिटी में ये जो स्टैटिक वर्ड है इसका क्या यूज़ है वही आपको समझना भी है, और वही मैं एक्चुअली में बताना भी चाहता हूँ। अब क्या इससे पहले कभी हमने इलेक्ट्रिसिटी वर्ड सुना है? बिल्कुल, हमने कहाँ सुना है इससे पहले? हमने सुना है ये वर्ड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वो हमने सबसे पहले सुना है कहाँ पर? हमारे क्लास 10th के अंदर। ठीक है, क्लास 10th में जो हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर था उसके अंदर हमने ये वर्ड सुना। ठीक है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक एक्चुअली में जो जनरल जो मैं मतलब बता रहा हूँ, आप जनरल मतलब समझें इसका, वो मतलब बड़ा ही इसको जब पूरे चैप्टर को, पूरी यूनिट को वो डिफाइन करेगा। कैसे डिफाइन करेगा? यहाँ पर ये जो पार्ट है हमारा इलेक्ट्रो, ठीक है, इस पार्ट को आप समझें, दिस पार्ट इज रेफर्स टू चार्ज। ठीक है, एंड ये जो नेक्स्ट पार्ट है स्टैटिक्स, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे स्टैंड करेगा एट रेस्ट के लिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को फिर हम जनरली हम क्या बोल सकते हैं? हम कह सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज व्हेन इट इज एट रेस्ट। द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज व्हेन इट इज एट रेस्ट। ठीक है, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके, आप लोगों ने क्लास 10th के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की आपने एक डेफिनेशन पढ़ी है। ठीक है, क्या थी वो डेफिनेशन? आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, क्या थी वो? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। या फिर इसी को आपने ऐसे पढ़ा होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए वर्ड है चार्ज, और यहाँ पर भी क्या है? चार्ज। ठीक है, क्या ये चार्ज अलग अलग होते हैं? नहीं, बिल्कुल दोनों चार्ज सेम ही है, बिल्कुल इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। हाँ, डिफरेंस है दोनों की, देखिए डेफिनेशन के अंदर समझिए। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है जो हमारे घर में आती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास में हमारे जो फैन वगैरह है, ठीक है, फैन हमारे रन करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी की आप डेफिनेशन देखिए, द रेट ऑफ फ्लो। फ्लो मीन्स टू मूव, टू मूव, जहाँ पर कोई चीज़ चलती होगी। जैसे मान लीजिए अगर ये कोई अगर चार्ज अगर होता, तो अगर ये अगर मूव करेगा, ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे पास में आती है। लेकिन ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसको आप समझिए कि उसका मीन्स ही क्या है? द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज व्हेन इट इज एट रेस्ट। व्हेन इट इज एट रेस्ट। ठीक है, इसीलिए ये जो स्टैटिक वर्ड है वो एक्चुअली में यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को है, लेकिन यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? कि एक्चुअली में जब चार्ज रेस्ट पर रहेगा, ठीक है, तो चार्ज अपने क्या क्या हमारी तो चार्ज क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करेगा। ठीक है, उन सभी का जो पढ़ना है, ठीक है, उन सभी का जो हमारे पास में डिटेल डिस्कशन है वही हमारा किसके अंदर आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई नया चैप्टर है आपके लिए, नहीं। हाँ, ये आपने पढ़ा पहली बार होगा, क्यों? क्योंकि एक्चुअली में पहले आपने ये पढ़ा है, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा ये भी जानना चाहिए। ठीक है, अब कहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे? ठीक है, अब ये व्हाट इज चार्ज, ठीक है, कि चार्ज क्या होता है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन इसके बारे में हम जो डिस्कशन है वो थोड़ा लेट करेंगे, बाद में करना चाहेंगे, अभी हम इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक,
नेक्स्ट, अब हम बात करें फिजिक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो अगर कहना चाहें कि एक्चुअली में हमें पढ़ना है किसको, द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को, ठीक है। लेकिन अब सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आना चाहिए कि एक्चुअली में इसको आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट कहाँ है, हमने कहाँ इन सब चीज़ों को फील किया है। बिल्कुल हमने बहुत फील किया है, जैसे कि कहाँ कि जब हम देखते हैं कि जब बारिश का टाइम होता है, ठीक है, तो उसके अंदर हमने जो आसमान के अंदर जो बिजली देखी होती है, जिसको हम बिजली बोलते हैं, ठीक है, स्पार्क, ठीक है, वो भी हमारा क्या है, इसी का ही पार्ट है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे अभी कभी आप अगर किसी सॉकेट के अंदर एकदम से आप अगर कोई अगर प्लग अगर लगाते हैं, तो वहाँ पर वो जो कभी कभार आपको जो चिंगारी नज़र, स्पार्क आपको जो नज़र आता है, वो भी हमारे पास इसका ही पार्ट है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। तो आप पहले तो ये समझिए कि एक्चुअली में फिज़िक्स के अंदर आप क्या पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो फिज़िक्स एक्चुअली में, तो फिज़िक्स के अंदर हम जनरली जो पढ़ना चाहेंगे, वो हम पढ़ना चाहेंगे फोर्सेस के बारे में। किसके बारे में, फोर्सेस के बारे में। और जो फोर्सेस हमारे पास में होते हैं, नेचुरली जो हमारे पास में फोर्सेस हैं वो कौन कौन से हैं, चार तरह के हमारे पास में, चार टाइप के हमारे पास में फोर्सेस हैं। कौन कौन से, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्लास 11th के अंदर भी हमारे पास में है। सेकंड हमारे पास में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड फोर्स जो हमारे पास में है वो आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स। और जो लास्ट वन, ठीक है, वो आएगा वीक न्यूक्लियस फोर्स। तो क्या नेचर के अंदर इससे ज़्यादा भी फोर्सेस होते हैं? नहीं, एक्चुअली में ये चार ही तरह के फोर्सेस होते हैं। बाकी जो सारे जो अदर फोर्सेस हैं वो इन्हीं का ही पार्ट है। और मोस्टली किसका पार्ट है हमारे पास में, इस वाले फोर्स का पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जैसे आप लोगों ने फ्रिक्शन फोर्स भी पढ़ा है, फ्रिक्शन फोर्स भी एक्चुअली में और कुछ नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ही पार्ट है, ठीक है। कैसे है वो भी अपन थोड़ी देर बाद में उसके बारे में बात करेंगे। अब इन चारों फोर्सेस के अंदर ये जो दोनों फोर्सेस होते हैं ये वाले, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स एंड वीक न्यूक्लियस फोर्स, ये दोनों एक्चुअली में शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब क्या है कि एक्चुअली में इनकी जो रेंज है, ठीक है, वो रेंज इनकी बहुत कम है और इनकी रेंज सिर्फ न्यूक्लियस तक ही है, ठीक है। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट रेंज फोर्स। और ये जो दोनों फोर्सेस हैं हमारे पास में, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये हमारे पास में लॉन्ग रेंज फोर्स है। अब और ये चूँ भाई ये ज़्यादा लॉन्ग रेंज फोर्स है, इसीलिए हमें जो इम्पैक्ट हमें जो दिखाई देते हैं वो इन दोनों फोर्सेस के हमें जनरली शो होते हैं। ये दोनों फोर्सेस ही हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि हाँ, इन दोनों फोर्सेस को हम फील कर सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों फोर्सेस, इन चारों फोर्सेस के अंदर, ठीक है, इनको हम अगर इनकी अगर रेंज के बेसिस पर अगर हम इनको अगर जमाएं, इनको अगर हम अगर रखें, या और इनको अगर स्ट्रेंथ के बेसिस पर अगर हम इनको अगर रखें, तो वो हम किस तरह से रखेंगे वो थोड़ा सा हम देखेंगे पहले से के लिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेंज कि एक्चुअली में किसकी रेंज सबसे ज़्यादा होती है, किसकी रेंज सबसे कम है। तो सबसे ज़्यादा जो रेंज होती है वो किसकी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की, ठीक है। इस ग्रेविटेशनल फोर्स से कम रेंज किसकी होती है, वो आता है हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। फिर इससे कम रेंज किसकी होती है हमारे पास में, वो होती है हमारे पास में वीक न्यूक्लियस फोर्स की। और जो सबसे कम रेंज वाला हमारे पास में फोर्स है, लीस्ट रेंज फोर्स, वो हमारे पास में होता है स्ट्रॉन्ग
न्यूक्लियस फोर्स। ओके, इसी तरीके से क्या स्ट्रेंथ के बारे में भी ये सारी बातें बिल्कुल एकदम ठीक है? तो नहीं, एक्चुअली में स्ट्रेंथ के अंदर थोड़ी सी चीज़ें चेंज होती है कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला फोर्स है तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। तो स्ट्रेंथ के बेसिस पे जो फोर्स है उनका हमारा ऑर्डर कुछ इस तरह से रहेगा। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ वाला फोर्स होता है वो होता है हमारे पास में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स, ठीक है। उससे जो कम हमारे पास में है स्ट्रेंथ में वो हमारे पास में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इससे जो कम हमारे पास में है वो है वीक न्यूक्लियस फोर्स। और जो हमारा लीस्ट, ठीक है, लीस्ट नंबर पर हमारे पास में आता है वो कौन सा है? वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो एक्चुअली में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं उसकी रेंज सबसे कम उसकी रेंज तो हाईएस्ट होती है, ठीक है, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो लोवेस्ट होती है, ठीक है। और इसी तरीके से जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स होता है उसकी रेंज तो लोवेस्ट होती है लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ है वो हाईएस्ट होती है। इनके बारे में ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे क्योंकि एक्चुअली में हमारे आप लोग 11th क्लास के अंदर इनको पढ़ कर आए हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं, ये सिर्फ एक जनरल बेसिस है कि एक्चुअली में हमारे पास में फोर्सेस हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। अब वो ये जो हम लिख रहे हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ठीक है, एक्चुअली में ये भी एक फोर्स ही है, ठीक है, और वो भी किसका पार्ट है हमारे पास में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ही पार्ट है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा बताया है कि एक्चुअली में हम इनको समझें, इनको हम थोड़ा सा याद भी रखें, ठीक है, कि जहाँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स की बात होगी वहाँ एक्चुअली में ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एक्चुअली में इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही कम है कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स, ठीक है। तो स्टार्ट हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, ठीक है। कहाँ से हम इसको पढ़ना चाहेंगे वो आप ऐसा समझिए कि जहाँ भी अपन ने देखा कि हमारे पास में जो जनरली हम जिन दो फोर्सेस को हम फील करते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से फोर्स है हमारे पास में? ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगर इन दोनों के ही अगर रूट में जाएं, ठीक है, तो हम देखते हैं कि एक्चुअली में जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है हमारे पास में, ठीक है, वो एक्चुअली वो आप पढ़ कर आए हैं, ठीक है। आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा है। क्या पढ़ा है आपने 11th क्लास के अंदर? कि अगर हमारे पास में तो पार्टिकल हैं मास m1 और m2 के, ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये एक दूसरे से सेपरेट होगा डिस्टेंस r से, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है, ये एक दूसरे को जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, उस फोर्स को अपन ने क्या नाम दिया हुआ है? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या नाम दिया है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और उसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ के हैं, जैसे कि इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? F=g m1 m2 अपॉन में r², ठीक है। हमें ये भी पता है कि एक्चुअली में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सिर्फ कौन सा वाला फोर्स है? अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है। कौन सा वाला फोर्स होता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक। अब सोचिए, आपसे अगर ये कहा जाए कि m1 और m2, ठीक है, इन दोनों में से अगर किसी एक की भी वैल्यू अगर 0 अगर हो जाए, ठीक है, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा? आंसर है नहीं, ठीक है, आंसर क्या है? नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि एक्चुअली में जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी जो मेन प्रॉपर्टी है वही क्या है कि एक्चुअली में ये लगता किसकी वजह से है? मासेस की वजह से। किसकी वजह से लगता है? मासेस की वजह से। अब अगर मास ही नहीं है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं लगता है, ठीक है। ये बात आप नोट करेंगे और अच्छे से इसको याद रखेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मेन जो कोज है वो क्या है? मास होना, ठीक है। अब जिन ऑब्जेक्ट्स के पास में मास होते हैं, ठीक है, जिन ऑब्जेक्ट के पास में मास होते हैं, ठीक है, तो मास वाले ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं मैटर। क्या कहा जाता है? मैटर, ठीक है। आप लोगों ने एक्चुअली में मैटर की डेफिनेशन भी ये पढ़ी होगी, ठीक है। मैटर इज कॉल्ड विच है वो मास एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो मैटर की जो प्रॉपर्टी हमारे पास में मिली हमें, वो हमें क्या मिली है कि एक्चुअली में हम मैटर किसको बोलेंगे? जिसके पास में क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए। और इस मास की वजह से ये क्या करता है? इस मास की वजह से ये फोर्स जनरेट करता है,
क्या जनरेट करता है? फोर्स। अब यहाँ एक बात ये सोचने वाली है कि फिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका मास नहीं होता है? ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका मास नहीं होता है? थोड़ा सोचिए आप, बाद में फिर मैं लिखता हूँ। तो जिनका मास नहीं होता, ठीक है, जिनका मास नहीं है, नेचर के अंदर हम उन्हें बोलते हैं रेडिएशन। क्या बोलते हैं? रेडिएशन। रेडिएशन आप लोगों ने जनरली नाम सुन रखा होगा। कहाँ नाम सुना है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो मोबाइल जो टावर्स होते हैं, ठीक है, उनसे जो निकलने वाली जो वेव्स होती है, ठीक है, वो एक्चुअली में किसका पार्ट है? रेडिएशन ही है। ठीक है, इसी तरीके से माइक्रोवेव के अंदर जो हमारे पास में जो खाना गर्म होता है, ठीक है, वो भी किसके थ्रू होता है? रेडिएशन के थ्रू होता है। इसके अलावा जो मोबाइल के अंदर हमारे पास में जो हमें रिंग सुनाई देती है, वो भी किसकी वजह से सुनाई देती है? रेडिएशन की वजह से सुनाई देती है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने लेज़र लाइट देखी होगी, उससे हम जो फोकस करते हैं, ठीक है, वो भी किसी का पार्ट है? हमारे पास में रेडिएशन का ही पार्ट है। ठीक है, तो रेडिएशन को एक्चुअली में रेडिएशन ऐसी चीज़ है जिसका क्या नहीं होता है? मास नहीं होता है। ठीक है, एक्चुअली में इनके बारे में हम बात करते हैं वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, लेकिन याद रखें इनका भी मोमेंटम होता है, इनके पास भी एनर्जी होती है। ठीक है, मैटर के पास भी मोमेंटम होता है, मैटर की भी एनर्जी होती है। ठीक है, तो एक तरह समझ लीजिए कि एक्चुअली में नेचर के ये दो पार्ट हैं। ठीक है, कौन कौन? मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, दोनों के पास में एनर्जी होती है, मोमेंटम होता है, इसके पास भी एनर्जी होती है और इसके पास भी मोमेंटम होता है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में भी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा जो मेन अभी जो फोकस है वो यहाँ पर है, मैटर पर। ठीक है, अब मैटर के अंदर हमने देखा कि एक्चुअली में जो मैटर की जो प्रॉपर्टी होती है, मैटर की प्रॉपर्टी क्या है? मास। ठीक है, और मास की वजह से क्या होता है? फोर्स लगता है। बिल्कुल लगता है, हमने देखा है। जैसे कि ये हमारे पास में एक पेन है, ठीक है, इसका अपना कुछ मास है। ठीक है, और सोचिए सबसे ज़्यादा इस अर्थ पर जो भारी चीज़ है उसका नाम बताइए। देखिए, तो मुझे जो लगता है, ठीक है, कि अर्थ पे एक्चुअली में जो सबसे ज़्यादा जो हैवी मैटर हैवी चीज़ है, ठीक है, वो खुद अर्थ है। ठीक है, और अर्थ का जो मास होगा वो भी आप लोगों ने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा होगा। कितना होता है अर्थ का मास? मास ऑफ अर्थ कितना होता है? 6 × 10⁻24 kg। ठीक है, अगर कुछ अर्थ पर अगर आपको इससे भारी चीज़ पता लगे तो बताइएगा। तो अर्थ पर जो सबसे हेवी चीज़ है वो एक्चुअली में खुद अर्थ है। ठीक है, इसीलिए हम ये बोलते हैं जनरली जो ग्रेविटेशनल के बारे में हम बात करते हैं वो किसके रेस्पेक्ट में बात कर लेते हैं? हम अर्थ के रेस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में अर्थ ही हमारे आसपास में सबसे हैवी चीज़ है, हैवी बॉडी है। ठीक है, तो अर्थ क्या करती है? कोई भी अगर ऑब्जेक्ट अगर होगा, मास, ठीक है, कंडीशन क्या है कि एक्चुअली उसके पास में क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास में है, ठीक है, इसका अपना कुछ मास है। ठीक है, जैसे ही अगर मैं इसे अगर छोड़ता हूँ तो ये कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। नीचे की तरफ क्यों जाएगा? क्योंकि एक्चुअली में अर्थ इसे क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, अर्थ इसे अट्रैक्ट करेगी तो ये अर्थ की तरफ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, वो कुछ अलग है इससे। कैसे अलग है? हाँ, स्टार्ट सब कुछ यहीं से होगा। ठीक है, इसलिए इसको ठीक से समझते रहिएगा। अब कि स्टार्ट सब कुछ यहीं से है। अब यहाँ एक क्वेश्चन हमारे पास में ये आया कि जैसे ये इंक है, ये जो इंक है, ठीक है, बोर्ड है, बोर्ड के पार्टिकल्स हैं, उनका अपना मास है। ठीक है, ये इंक है, इंक के पार्टिकल्स हैं, इनका अपना मास है। तो इसका मतलब जब मैंने ये एक इस पर डॉट किया तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इंक के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनको किसने अट्रैक्ट कर लिया है? बोर्ड के पार्टिकल्स ने। किसने अट्रैक्ट कर लिया है? बोर्ड के पार्टिकल्स ने उनको अट्रैक्ट कर लिया है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि जो बोर्ड के पार्टिकल्स हैं और जो इंक के पार्टिकल्स हैं उन दोनों के बीच में कोई फोर्स लग रहा होगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जो बोर्ड है उसके पार्टिकल्स और जो इंक है उसके पार्टिकल्स, इन दोनों के बीच में कोई फोर्स लग रहा है। नहीं, तभी तो ये इसके ऊपर स्टिक हुआ है। ठीक है, अदरवाइज स्टिक इस पर नहीं हो सकता। जैसे कि ये रख के देखो, नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हाँ आगे हम बात करते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि सबसे जो हमारा जो सराउंडिंग है उनके उसके अंदर जो सबसे हैवी हमारे पास में ऑब्जेक्ट है वो क्या है? हमारी अर्थ। यानी कि अर्थ सभी ऑब्जेक्ट्स को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। ठीक, तो क्या अर्थ इस पार्टिकल को, ये जो इंक पार्टिकल है, क्या इसको अट्रैक्ट नहीं कर रही है? ठीक है, तो एक्चुअली में आंसर इज कि इसको भी अट्रैक्ट करती है।
ठीक है, इसको भी अट्रैक्ट करती है। लेकिन अब अगर अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, तो उस तरीके से तो फिर क्या होना चाहिए था कि हाँ, तो यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ कि जो अर्थ है वो भी क्या कर रही है, इंक के पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रही है। अब देखो एक कॉमन सेंस की बात बताना कि कोई भी चीज़ किसी के पास में कब रहती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, इस पर दो लोगों ने फोर्स लगाया, एक ने इधर से लगाया 7 न्यूटन फोर्स, एक ने इधर से लगाया 2 न्यूटन फोर्स, बताइए किधर जाएगी, ठीक है भाई, जो ज़्यादा है उसके पास में जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि हमेशा ऑब्जेक्ट उसके पास में रहता है जिसका फोर्स क्या हो, ज़्यादा, जिसका फोर्स कैसा होता है, ज़्यादा होता है। अब बताइए, जो ये इंक है, ठीक है, इंक के जो पार्टिकल हैं उनके ऊपर वो भी किसके पास में है, बोर्ड के पास में है कि अर्थ के पास में है, नेचुरल हमें दिखाई दे रहा है कि किसके पास में है, बोर्ड के पास में है। तो इसका मतलब बोर्ड के पार्टिकल्स का जो फोर्स है, ठीक है, बोर्ड के पार्टिकल्स का जो फोर्स है इंक के ऊपर, ठीक है, वो ग्रेटर है किससे, अर्थ का जो फोर्स है किस पर, इंक पार्टिकल पर, उससे। लेकिन क्या ग्रेविटी के अंदर ऐसा पॉसिबल है, सोचिए। अभी जब अपन ने ग्रेविटेशन का जो अभी हमने जो ग्रेविटेशन फोर्स का जो फोर्स फॉर्मूला लिखा था वो क्या था, F = G m1m2/r², ठीक है, मीन्स कि जो फोर्स है वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है किस पर, मास पर, ठीक है, कि मास जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मास जितना ज़्यादा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी उतना ही ज़्यादा, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई अर्थ का जो इंक पर जो फोर्स होगा, इंक के पार्टिकल पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो नो डाउट है कि जो बोर्ड के जो पार्टिकल्स होगा उनका जो इंक पर फोर्स होगा उससे ज़्यादा होगा। तो फिर क्या होना चाहिए, फिर तो ये इंक के पार्टिकल अर्थ के पास में चल जाने चाहिए, लेकिन नहीं जाते हैं, लेकिन नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेटली बोर्ड और इंक के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स है, ठीक है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर होता तो ये वाला फोर्स ज़्यादा होना चाहिए था कंपेयर टू दिस, ठीक है। अब अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो कौन सा फोर्स है। तो इसी को लेकर हमने पढ़ना स्टार्ट किया कि एक्चुअली में जब इनिशियली जब सारे रिसर्च चल रहे थे तो सबसे पहले हमें किस फोर्स के बारे में पता था, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमें पता था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आगे रिसर्च बढ़ी, चीज़ों को ऐसी चीज़ें हमारे सामने आने लगी, तो फिर आगे ये सोचा गया कि भाई दरअसल ये जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल तो नहीं हो सकता है, ठीक है, ये और कोई फोर्स ही है, ठीक है। तो इस फोर्स को जो नाम दिया गया, ठीक है, इस फोर्स को जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक। एक बात तो आपको साफ दिखाई दे रही होगी कि एक्चुअली में इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इन दोनों के बीच में जो अभी फोर्स है वो कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर हमें दिखाई दे रहा है कि भाई दरअसल बोर्ड के जो पार्टिकल है वो इंक के पार्टिकल्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ज़्यादा फोर्स लगाते हैं। तो इसका मतलब ये फोर्स इससे तो ग्रेटर है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर करने पर। अब क्वेश्चन ही हमारे सामने ये था कि जैसे ग्रेविटेशन को हमने पढ़ा कि एक्चुअली में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके लिए, और वो उसका जो मेन कोज है वो क्या है हमारे पास में, मास। क्या चीज़ है हमारे पास में, मास, ठीक है। अब मास तो इसके पास में भी है, ठीक है, तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक्चुअली में मास की वजह से लगता है, लगना तो चाहिए था। लेकिन दो चीज़ों के सेम रीज़न कैसे हो सकते हैं, क्योंकि अगर सेम होते तो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होता। इसीलिए इसके आगे रीज़न ढूंढे गए कि एक्चुअली में और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह, और कौन सा ऐसा बेसिक रूट है जिसकी वजह से फोर्स लगते हैं। तो आगे जाके हमें पता लगा कि इसके पीछे एक दूसरी चीज़ है, ठीक है, एक दूसरी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं चार्ज। क्या नाम दिया गया उस प्रॉपर्टी को, चार्ज, ठीक है। तो इस चार्ज वाली प्रॉपर्टी के, ठीक है, किसी मैटर के अंदर चार्ज वाली प्रॉपर्टी होने की वजह से, ठीक है, जो फोर्स लगता है, ठीक है। तो जैसे किसी मैटर के पास में मास वाली प्रॉपर्टी होने की वजह से जो फोर्स लगा उसको तो हमने क्या नाम दिया था, ग्रेविटेशनल फोर्स। और मैटर के पास ही,
चार्ज होने की वजह से जो फोर्स लगा, ठीक है, उसको हमने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अभी हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल रहे हैं क्योंकि हमारा जो मेन कंसर्न है वो किसके ऊपर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर। यहाँ तक आपको क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक का हमें थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि जो मैटर होता है, ठीक है, मैटर के पास में जनरली, अब हमने देखा कि मैटर के पास में जनरली कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, दो प्रॉपर्टीज़ हैं। कौन कौन सी है, एक है मास वाली प्रॉपर्टी और एक कौन सी है, चार्ज वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, और इन दोनों ही प्रॉपर्टी की वजह से एक्चुअली में क्या होता है, फोर्स लगता है। ठीक है, लेकिन उन फोर्स का तरीका अलग अलग है, नाम अलग अलग है। ठीक है, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो अलग अलग है, डिफरेंट है। क्लियर है यहाँ तक का आपको? हाँ, अभी तक आपके दिमाग में बिल्कुल बात आ रही होगी कि एक्चुअली में ये चार्ज क्या होता है, अभी तक हमने इसको पढ़ा नहीं है। बिल्कुल अभी हमने नहीं पढ़ा है, थोड़ा टाइम हम इसको रुक कर पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा रुक कर पढ़ेंगे। क्लियर? ठीक है।